क्या आपको पता है कि ओपेनहाइमर मूवी की शुरुआत में जब ओपेनहाइमर को कलर में दिखाया जाता है तो उस टाइम फिजन लिखा आता है, और उसके बाद जब ब्लैक एंड व्हाइट में स्ट्रोस को दिखाया जाता है तो उस टाइम लिखा होता है फ्यूजन। और ये दोनों फिजन एंड फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनसे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें फ्यूजन बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है एज कम्पेयर टू फिजन। एंड एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाने के लिए न्यूक्लियर फिजन का यूज किया जाता है, जो कि ओपेनहाइमर ने भी किया था। एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स को बनाने के लिए यूज होता है न्यूक्लियर फिजन का। एंड मूवी में अपने एटॉमिक बॉम्ब की क्रिएशन के बाद से ओपेनहाइमर हाइड्रोजन बॉम्ब्स के खिलाफ हो जाता है एंड स्ट्रोस होता है हाइड्रोजन बॉम्ब के पक्ष में। तो मूवी की शुरुआत में ओपेनहाइमर को एज फिजन एंड स्ट्रोस को एज फ्यूजन दिखाकर इन दोनों के डिफरेंसेस एंड हॉस्टिलिटी को फोरशैडो किया गया था, जिसके बारे में हमें मूवी के एंड में पता चलता है। और आगे आपको ओपेनहाइमर मूवी से जुड़ी ऐसी कमाल की 20 हिडन डिटेल्स एंड फैक्ट्स पता चलने वाले हैं। लाइक मूवी में हमें जब जनरल लेस्ली ग्रूव्स को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तो उस टाइम वो खुद को कर्नल कहकर इंट्रोड्यूस करता है। एंड थ्रू आउट द मूवी हमें लेस्ली के प्रमोशंस को बताने की बजाय उन्हें विजुअली दिखाया गया था, क्योंकि आगे चलकर लेस्ली ग्रूव्स की यूनिफॉर्म पर 1 स्टार लगा होता है जो कि ब्रिगेडियर जनरल होता है, और फिर कुछ टाइम बाद उसकी यूनिफॉर्म पर 2 स्टार्स लगे होते हैं जो कि मेजर जनरल होता है। तो नोलन ने हमें ये सभी चीजें बताने की बजाय इन्हें विजुअली दिखाया है, क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में बहुत ही टाइम लगा था। नंबर 3, वेल तो पूरी प्रिपरेशंस के बाद जब ट्रिनिटी टेस्ट की बारी आती है तो उस टाइम बहुत ही भारी तूफान और बारिश आने लगती है। तो मूवी में ये सब कुछ ड्रामा बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि सच में ट्रिनिटी एक्सप्लोजन की रात को 30 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवा और बहुत ही भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद ये एक्सप्लोजन 90 मिनट्स डिले हुआ था, जिसको ओरिजिनली सुबह 4 बजे किया जाना था, बट बाद में ये 5:30 बजे किया गया था। नंबर 4, मैनहट्टन प्रोजेक्ट मिलने के बाद जब ओपेनहाइमर अपने घर आता है तो उस टाइम उसका बेटा पीटर रो रहा होता है, जिस पर कैटी कहती है कि वो पूरी रात से रो रहा है। और जब ये सभी लॉस एलामोस में मूव करते हैं तो उस टाइम भी पीटर को रोते हुए दिखाया जाता है। एंड आफ्टर सम इयर्स उसकी बेबी सिस्टर टोनी को भी रोते हुए दिखाया जाता है, जिस पर पीटर अपने कान भी कवर करता है। तो आप सभी को नॉर्मल लगा होगा, बट इस पूरी स्क्रीमिंग एंड क्राइंग के जरिए एटॉमिक बॉम्ब की क्रिएशन के बाद से ओपेनहाइमर की लाइफ एंड मेंटालिटी को फोरशैडो किया गया था, क्योंकि जब ओपेनहाइमर को पता चलता है कि उसकी क्रिएशन ने कितने लोगों की जान ली है तो उन सब लोगों की स्क्रीमिंग एंड क्राइंग ओपेनहाइमर की लाइफ का ही पार्ट बन जाती हैं, जो कि हमें इस मूवी में ओपेनहाइमर के बच्चों के जरिए दिखाया गया था। और ये मुझे इस मूवी की सबसे माइंड ब्लोइंग डिटेल लगी है। नंबर 5, इस मूवी में दिखाई ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स को उसी सेम क्वालिटी में शूट किया गया है जैसा कि बाकी के कलर सीन्स को किया गया था, जिसके बाद इस मूवी में पहली बार ऐसा हुआ है जिसके ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स को आईमैक्स में डेवलप किया गया है, जो कि ओपेनहाइमर मूवी से पहले सिनेमा हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। और इस मूवी की जो आईमैक्स रील फुटेज थी इसमें इस पूरी मूवी को दिखाया गया है तो क्रिस्टोफर नोलन के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ 11 माइल्स और इसका वेट 272 किलोग्राम से भी ज्यादा था। और इस आईमैक्स फिल्म को अपने थिएटर्स में दिखाने के लिए वहाँ के ऑनर्स को स्पेशल कस्टमाइजेशंस भी करनी पड़ी थी। नंबर 7, मूवी की शुरुआत में हमें ओपेनहाइमर को डच लैंग्वेज में लेक्चर देते हुए दिखाया जाता है, और बाद में हमें पता चलता है कि उसने डच लैंग्वेज को सिर्फ 6 हफ्तों में ही सीखा है। वेल मूवी में तो बताया नहीं गया, बट ओपेनहाइमर को इंग्लिश एंड डच के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, लैटिन एंड संस्कृत लैंग्वेज भी आती थी। एंड संस्कृत को सीखते हुए इन्हें भगवत गीता में से एक कोट मिला था जिसने कि ओपेनहाइमर के वर्ड एंड फिलोसफी को ही बदल दिया। Now I am become death, the destroyer of worlds. नंबर 8, वेल तो मूवी में हमें एक इंसिडेंट दिखाया जाता है जब ओपेनहाइमर अपने ट्यूटर को पॉइजन्ड एप्पल खिलाने की कोशिश करता है। एंड मूवी में दिखाया गया इंसिडेंट रियल लाइफ इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट था, क्योंकि मूवी में इस पॉइजन्ड एप्पल को नील्स बोर खाने लगता है, जिस पर ओपेनहाइमर उसे रोकता है। बट इन रियलिटी रियल लाइफ में इस इंसिडेंट के दौरान नील्स बोर यहाँ पर थे ही नहीं। एंड यूनिवर्सिटी को भी इस पॉइजन्ड एप्पल के बारे में पता चल गया था, जिस पर ओपेनहाइमर के पेरेंट्स ने यूनिवर्सिटी में आकर इस पूरी सिचुएशन को संभाला था। नंबर 9, ओपेनहाइमर मूवी को ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर दोनों स्क्रीन्स के साथ दिखाया गया है, जिसको डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने करेक्ट टाइम पीरियड एंड ओपेनहाइमर का पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए किया था। इसमें ओपेनहाइमर की लाइफ एंड मेमोरीज को मोस्टली कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, तो दूसरी तरफ उसके एक्शंस का जो फॉल आउट था, उसके एक्शंस को लेकर लोगों की जो रिएक्शन थी तो उसको ज्यादा सिंपलिस्टिक एंड जजमेंटल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के साथ दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल लुई स्ट्रोस के सभी सीन्स को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया गया है, क्योंकि वो ओपेनहाइमर के डाउनफॉल में लगा हुआ था। नंबर 10, मैनहट्टन प्रोजेक्ट से पहले ओपेनहाइमर ब्लैक होल्स एंड न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी में लगा होता है, और इस सीन में ओपेनहाइमर कहता है कि एक स्टार जितना बड़ा होता है तो उसका अंत भी उतना ही धमाकेदार और बड़ा होता है, जिससे कि ओपेनहाइमर की ओवरऑल लाइफ को फोरशैडो किया गया था। क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब की डिस्कवरी के बाद ओपेनहाइमर उस टाइम का सबसे फेमस साइंटिस्ट बन चुका था, और उसकी क्रिएशन ने जो काम किया था उसे देखते हुए वो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ बोलने लगा था, जिसके चलते यूएस गवर्नमेंट ने ओपेनहाइमर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो ओपेनहाइमर की जिस क्रिएशन ने उसे स्टार बनाया था तो एक तरह से वही उसके डाउनफॉल की वजह भी बना था। द बिगर द स्टार द मोर ड्रामेटिक इज डिमाइस। नंबर 11,
इस मूवी में दिखाया गया एटॉमिक डेटोनेशन वाले सीन्स को कम्प्लीटली प्रैक्टिकली इफेक्ट्स की मदद से किया गया है, जिसके लिए मल्टीपल एक्सप्लोजन्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म किया गया था और इन्हें डिफरेंट एंगल्स एंड स्पीड के साथ शूट किया गया था। जिसके बाद सिर्फ इस मशरूम क्लाउड वाले इफेक्ट को दिखाने के लिए इन एक्सप्लोजन्स के ऊपर डिजिटल इफेक्ट्स का यूज किया गया है। एंड ओपेनहाइमर मूवी की सारी शूटिंग रियल लोकेशंस पर हुई है, क्योंकि इसका एक भी सीन स्टूडियोज एंड ग्रीन स्क्रीन्स के सामने शूट नहीं किया गया। एंड ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान रहने के लिए जिस सिटी को बनाते हैं, तो मूवी के लिए इस पूरे सेट को एक्चुअल में बनाया गया था। एंड मूवी के कई सीन्स ओपेनहाइमर के रियल हाउस में भी शूट किए गए थे, जहाँ पर कि वो रहा करते थे। We shot in Oppenheimer's house in Los Alamos. नंबर 13, ओपेनहाइमर मूवी को और भी ज्यादा ओवरवेलमिंग बनाता है इसका म्यूजिक। एंड नोलन फैंस को पता ही होगा कि इनकी मोस्ट ऑफ द मूवीज को हैंस जिमर ने कंपोज किया है, बट इनकी प्रीवियस मूवी टेनेट के टाइम हैंस जिमर ड्यून मूवी पर काम कर रहे थे। इसके बाद नोलन ने कंपोजर लुडविग गोरांसन को हायर किया था। इसके बाद ओपेनहाइमर मूवी के टाइम भी हैंस जिमर ड्यून पार्ट 2 में बिजी थे। इसके बाद इस मूवी के म्यूजिक को भी लुडविग गोरांसन ने कंपोज किया है एंड ही जस्ट नेल्ड इट। नंबर 14, मूवी के स्टार्टिंग में जब ओपेनहाइमर को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है, तो उस टाइम उसके चेहरे की एक तरफ लाइट और दूसरी तरफ डार्कनेस होती है। इसमें लाइट उसकी एक्चुअल लाइफ और उसके आउटर सेल्फ को रिप्रेजेंट करती है कि वो कैसे अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करता है और अपनी लाइफ को जी रहा है, और ये डार्कनेस रिप्रेजेंट करती है उसके इनर थॉट्स एंड उसकी क्रिएशन से हुई तबाही को। और मूवी में भी हमें दिखाया गया है कि कैसे शुरू से ही ओपेनहाइमर ख्यालों में खोया रहता था और उसकी क्रिएशन के बाद ये थॉट्स और भी ज्यादा हॉरिफाइंग एंड पेनफुल हो जाते हैं। तो इस लाइट एंड डार्कनेस के जरिए ओपेनहाइमर की इनर एंड आउटर लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया था। नंबर 15, एडवर्ड टेलर के ओपेनहाइमर के खिलाफ गवाही देने के बावजूद भी ओपेनहाइमर उससे हाथ मिलाता है। इस पर उसकी वाइफ किटी कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। और एंड में जब ओपेनहाइमर को अवार्ड मिलता है, तो उस टाइम भी ये दोनों हैंडशेक करते हैं। बट जब एडवर्ड टेलर किटी की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो उस टाइम वो उसे बहुत ही गुस्से से देखती है। और ऐसा एक्चुअल में रियल लाइफ में भी हुआ था, जिसमें किटी के हाथ ना मिलाने पर एडवर्ड टेलर को बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई थी। नंबर 16, मूवी के एंड में जब स्ट्रोस की हार होती है, तो उस टाइम वो पूछता है किस किस ने उसके खिलाफ वोटिंग की है। तो उस टाइम जॉन कैनेडी का नाम लिया जाता है, जो कि उस टाइम एक सेनेट थे। जिसके बाद जॉन एफ कैनेडी यूएस के 35th प्रेसिडेंट बने थे, और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने ओपेनहाइमर को एनरिको फेर्मी अवार्ड ग्रांट किया था, ताकि ओपेनहाइमर की खोई हुई रेपुटेशन फिर से रिस्टोर हो सके। नंबर 17, वेल द एटॉमिक बॉम्ब के साथ साथ मूवी की स्टोरी ओपेनहाइमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस पर फोकस करती है कि उसे वो मिलना चाहिए या नहीं। और अगर आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी इंडिविजुअल के पास सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है, तो वो गवर्नमेंट की हर एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को एक्सेस कर सकता है बिना किसी की परमिशन के। और इस सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से पहले उस इंडिविजुअल पर्सन के कंप्लीट एंड थोरो बैकग्राउंड चेक होता है, लाइक कि उसने अपने पास्ट में क्या क्या किया है और उसके रिलेशन कैसे और किस किस के साथ थे, ताकि वो आगे चलकर देश के लिए खतरा ना बने। बट ओपेनहाइमर के पास में मल्टीपल कंपनीज के साथ रिलेशंस और इस हियरिंग में मल्टीपल फैक्टर्स उसके खिलाफ होने की वजह से उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलता। और शायद ही आपको पता हो, बट ओपेनहाइमर की डेथ के लगभग 50 साल के बाद अब जाके 2022 में इन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस दिया गया है। नंबर 18, ओपेनहाइमर मूवी से पहले किलियन मर्फी क्रिस्टोफर नोलन के साथ इनकी 5 मूवीज में काम कर चुके हैं, जिनमें है बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, द डार्क नाइट राइजेस एंड डनक्रिक, जिन सब में इन्होंने सिर्फ साइड कैरेक्टर्स को ही प्ले किया है। बट इनकी अब 6th मूवी में किलियन मर्फी को पहली बार लीड रोल करने को मिला है। एंड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने बताया था कि इन्हें एक्टर किलियन मर्फी को एज ओपेनहाइमर कास्ट करने का आइडिया अमेरिकन प्रोमेथियस बुक की कवर फोटो से आया था, जिस पर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की फोटो लगी हुई है, और इसी बुक पर ही ये मूवी बेस्ड है। इसके बाद ओपेनहाइमर को प्ले करने के लिए किलियन मर्फी ने अपने वेट को कम किया था, और इस मूवी की फिल्मिंग के टाइम स्ट्रिक्ट डाइट पर रहे थे। और अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हो, तो आपको डेफिनेटली मेरी इंसेप्शन मूवी की फैक्ट वीडियो को देखना चाहिए, और बहुत ही जल्द द डार्क नाइट राइजेस की फैक्ट्स वीडियो भी आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब।